हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारा अगला वीडियो भूगोल सब्जेक्ट में मौसम विज्ञान से रिलेटेड है। भारत मौसम विज्ञान है। मौसम विज्ञान में कई चैप्टर हैं, जिसमें तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवनें, वर्षा, बादलों का निर्माण, ये सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें भू आकृति विज्ञान को पढ़ाया गया था। ये मौसम विज्ञान के वीडियो आने वाले हैं। इससे पहले भू आकृति विज्ञान के हम लोगों ने 8 चैप्टर 8 वीडियो के माध्यम से कवर किए थे, है ना। अब ऑर्गेनी यानी मौसम विज्ञान के जो चैप्टर हैं, जिनके नाम अभी हमने बताए हैं, ये सारे कवर होने हैं। तो इसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है तापमान, है ना। तो शुरू करते हैं। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वो भी हैं। मौसम विज्ञान में जो चैप्टर हमको पढ़ने हैं उसका पहले आप समझ लीजिए कैसे पढ़ने हैं, कैसे वीडियो हमारे आएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वायुमंडल, मौसम, जलवायु, 3 चीज़ें होती हैं। अगर वायुमंडल में कौन कौन से घटक होते हैं तो तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवन है, बादलों का निर्माण होता है, वर्षा है ना। फिर इन सबको मिला के क्या बनता है, इन सब में जो अगर अल्पकालिक परिवर्तन हो रहा है सीमित क्षेत्र में, तो वायुमंडल में सीमित क्षेत्र में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अगर मौसम ही दीर्घकालिक परिवर्तन के रूप में हो जाए, मतलब दीर्घकालिक रूप से मौसम में परिवर्तन हो, तो उसे जलवायु कहते हैं, है ना। फिर तो हमारा चैप्टर है तापमान। तो हमारे जो वीडियो आएंगे उसमें पहला चैप्टर तापमान रहेगा। तापमान लगभग 2 या 3, तापमान चूँकि बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए 2 या 3 वीडियो में कवर हो पाएगा। फिर आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, वो एक वीडियो। फिर वायुदाब, पवन, बादलों का निर्माण और वर्षा। ट्रांसेप्चुअल बेसिस से आएंगे चैप्टर, ये फैक्चुअल बेसिस नहीं है। फैक्चुअल बेसिस मैं अलग से डालूंगा वीडियो, यहाँ पे ट्रांसेप्चुअल बेसिस ही वीडियो आएंगे, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आपको आएगा। तापमान की बात करेंगे तो अगर तापमान तो हम साइंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो तापमान ऊष्मामापन की एक स्केल मात्र है, जैसे डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में हम लोग नापते हैं। और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तापमान है। वो हर चीज़ को इफेक्ट करता है, चाहे वो आर्द्रता को, चाहे वर्षा को, चाहे बादलों के निर्माण को, हर चीज़ को वो इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट अगर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में वही टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाला एक कारक है वो। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो उससे पौधों पे, मनुष्यों पे, सब पे प्रभाव पड़ रहा है ना। फिर ऊष्मा की बात करते हैं। अब हम साइंस में, चूँकि साइंस का भी यहाँ थोड़ा सा रोल है, इसलिए ऊष्मा शब्द आया है तो ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। तो ऊष्मा के मतलब क्या होता है, ऊष्मा का, ऊष्मा एक एनर्जी की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊष्मा 2 टाइप की होती है, एक तो सेंसिबल हीट, दूसरी लेटेंट हीट, यानी संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा की बात करेंगे अगर, तो संवेदनशील ऊष्मा हमें जितना यहाँ पे काम है हम उतना ही पढ़ेंगे। हम साइंस का वीडियो नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। अगर साइंस का वीडियो बनाते हैं तो ऊष्मा के, हर चीज़ ऊष्मा के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जिसका ज्योग्राफी में वर्क है, ज्योग्राफी में हमें यूज़फुल है हमारे लिए। तो अगर हम संवेदनशील ऊष्मा की बात करेंगे, सेंसिबल हीट की बात करेंगे, तो सेंसिबल हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी अणुओं की गतिज ऊर्जा की होती है। यानी अगर किसी पदार्थ की सेंसिबल हीट बढ़ रही है तो उसके पदार्थ के जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यानी सौर ऊर्जा जैसे होती है, तो सौर ऊर्जा, जब सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, जो यहाँ पे सौर ऊर्जा जहाँ पड़ेगी वहाँ अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो उसके टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी। इसी तरह अगर गुप्त ऊष्मा को अगर डिफाइन करें तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, हम लोग साइंस में पढ़ते थे, याद हो, तो वहाँ पे गुप्त ऊष्मा तब होती थी जब किसी पदार्थ के स्टेट में परिवर्तन हो रहा था, मतलब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ऐसे हो रहा होता, तो गुप्त ऊष्मा रिलीज होती थी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। गुप्त ऊष्मा में देखिए कि अगर ये है, अगर अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, तो गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी।
यानी अवस्था परिवर्तन के साथ में गुप्त ऊष्मा में वृद्धि होती है। तो अणुओं के मध्य दूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुप्त ऊष्मा, यानी अणुओं के मध्य दूरी बढ़ने पर गुप्त ऊष्मा में वृद्धि होती है। संवेदनशील ऊष्मा क्या थी? संवेदनशील ऊष्मा अणुओं की गति ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी संवेदनशील ऊष्मा बढ़ेगी तो अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्फ से जल में, जल से वाष्प में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो इसका मतलब अणुओं की गुप्त ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब गुप्त ऊष्मा बढ़ रही है। अणुओं के मध्य दूरी बढ़ रही है तो गुप्त ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आया हो रहा है? आई थिंक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताने चाहूँगा कि जल से जब वाष्प में बदलेगा, जल अगर वाष्प में बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में बदल रही है। अगर वाष्प जल में बदल रहा है तो इसका मतलब गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में बदल रही है, कुछ मात्रा या पूरी मात्रा। और वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही? संघनन प्रक्रिया हो रही। फिर वाष्पीकरण की बात करते हैं। तो वाष्पीकरण में प्रक्रिया में 3 चीज़ें हैं। प्रक्रिया प्रारंभ होने की आवश्यक दशाएं। वाष्पीकरण किन कंडीशंस में हो रहा? ऐसा तो है नहीं जी हर हमेशा वाष्पीकरण हुआ रहेगा, तो वाष्पीकरण हर कंडीशन में तो होता नहीं है, लेकिन जिस कंडीशन में हो रहा उसकी बात करेंगे। दूसरा, प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या होंगे, और तीसरा, प्रक्रिया के अंत में प्रभाव क्या होगा। मेंस पढ़ने का या ट्रांसेप्चुअल चीज़ें पढ़ने का तरीका ही यही है ना। फिर प्रक्रिया आरंभ होने की आवश्यक दशाएं क्या हैं? दशाएं ये हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम, जो ये डायग्राम आपका बना है सेकेंड, इसके माध्यम से आप समझिए कि अगर जल की सतह का टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है और वातावरण का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है, अगर ऐसा है यानी जल का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से अधिक है तो हीट ट्रांसफ़र होगी, यानी वाष्पीकरण होगा। और अगर जल की सतह का तापमान वातावरण के तापमान से कम है तो वाष्पीकरण नहीं हो रहा। ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला पॉइंट है हमारा, प्रक्रिया प्रारंभ होने की आवश्यक दशाएं यानी वाष्पीकरण होने की आवश्यक दशाएं, उस दशा में पहले ही कंडीशन ये होनी चाहिए कि जल की सतह का तापमान वायु के तापमान से या वायुमंडल के तापमान से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वाष्पीकरण होगा, अदरवाइज वाष्पीकरण नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या हैं। प्रक्रिया के दौरान वाष्पीकरण में क्या हो रहा है? जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, यानी संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। प्रक्रिया के अंत में प्रभाव क्या है? जल की सतह का तापमान वायु के तापमान के बराबर हो जाएगा। तो तब तक के वाष्पीकरण हो रहा है जब तक के दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम बना है ये वही है जो मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि जल और वाष्प में जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हो रहा, वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा तो संघनन की प्रक्रिया द्वारा हो रहा। जल में संवेदनशील ऊष्मा होगी वाष्प की अपेक्षा, और वाष्प में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो गुप्त ऊष्मा होगी, यानी अगर जल से वाष्प में कन्वर्जन हो रहा है तो संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट होगी, अगर वाष्प से जल में कन्वर्जन हो रहा है तो गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में कन्वर्ट होगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे? प्रक्रिया के अंत में प्रभाव क्या है? प्रक्रिया के अंत में प्रभाव ये वाला तीसरा पॉइंट ये वाष्पीकरण का। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जल की सतह का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हो रहा है, यानी जल की सतह का तापमान धीमे धीमे कम हो रहा और वो बराबर हो जाएगा किससे? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आ जाएगी, यानी वायुमंडल के तापमान के जब बराबर आ जाएगा तो वाष्पीकरण रुक जाएगा, लेकिन तब तक वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आ चुकी होगी, है ना। तो जल की सतह का तापमान जब बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए प्रभाव पड़ना है, जल की सतह तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, और जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो ऊपर जाने पर जलवाष्प ऊपर जाएगी, जब जलवाष्प ऊपर जाएगी तो जब एक टाइम आएगा
जब संघनन होना शुरू हो जाएगा, तो संघनन जब हो जाएगा तो जलवाष्प किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जल या हिम में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो जलता वो जल्दी बड़ी बड़ी बूंदें बन जाएंगी, या तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें बादल रहते हैं, और उसके बाद वो वर्षा कर देगा। तो ये क्या है, प्रभाव हैं वाष्पीकरण के, है ना। फिर तो जलचक्र की प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हुई, यानी जलता वाष्प में वाष्पीकरण, जलता वाष्प में कन्वर्जन हुआ, फिर वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ। समझ में आ रही बात। ये सारे इंट्रोडक्शन चीज़ें हैं। यहाँ पे हम वाष्पीकरण पढ़े हैं एक टॉपिक, बाकी सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्टरी थी, जैसे गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा सब पहले से पढ़े होते हैं, है ना, 9th में 10th में इसमें पढ़ते आते हैं। यहाँ पे रिवाइज था, लेकिन इसमें एक टॉपिक था वाष्पीकरण, जो आपसे डायरेक्टली पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि वाष्पीकरण के लिए, वाष्पीकरण प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं, वाष्पीकरण के दौरान होने वाले परिवर्तन, और अंत में उसके प्रभावों का वर्णन करिए। वाष्पीकरण चैप्टर आपको विद डायग्राम अगर आप लिखते हैं तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। वाष्पीकरण एक पॉइंट है जो पूछा जाता है। फिर इंट्रोडक्टरी चीज़ एक और है, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ। आगे हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको विकिरण की ज़रूरत है, चालन संवहन की भी ज़रूरत है, अभिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी जब आप जलवायु पढ़ेंगे। चालन और संवहन, आप चालन संवहन नहीं पढ़ेंगे, ठोस है तो, है ना, वैसे नहीं, साइंस वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ, देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ठोस में ऊर्जा, अगर आप एक सिरे को किसी लोहे की छड़ को एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरी अपने मन से गर्म हो जाती है, तो उसके जो अणु हैं वो बिना अपने स्थान बदले ही एक दूसरे में हीट ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, है ना। फिर संवहन में पढ़ते हैं कि वायु है, वायु अपने एक सिरे की गर्म, अगर एक हिस्से की वायु गर्म होती है या एक गर्म होती है तो वो रिप्लेस करती है, वो अपने अणु, या जल अगर आप गर्म करते हैं तो वो एक दूसरे में, जैसे आपने बॉयल चाय बनाते हुए जो पानी बॉयल होता है उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। विकिरण पढ़ते हैं, जैसे आप सोलर एनर्जी पढ़ते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें विकिरण टाइप फॉर्म में। अभिवहन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, शायद पढ़ा हो, तो अभिवहन संवहन एक ही चीज़ है, बस अब संवहन जो होता है वो ऊर्ध्वाधर में होता है और अभिवहन क्षैतिज रूप में होता है। चालन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि जब सौर ऊर्जा आती है, पृथ्वी की सरफेस पे पड़ती है, ये फिगर देखिए आप कि अगर सौर ऊर्जा आई और पृथ्वी की सरफेस पे पड़ती है, तो पृथ्वी की सरफेस जब उसको अवशोषित करेगी तो पृथ्वी की सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो इधर से उधर तो जाते नहीं, मूव तो करते नहीं, वो क्या होंगे, एक सिरे एक हिस्सा गर्म होता है, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे गर्म होता है, तो वो चालन की प्रक्रिया है, उसका यूज़ है यहाँ पर। और जो पृथ्वी चूँकि गर्म हो जाती है तो उसके टच में जो एयर आएगी, वायु आएगी, वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा की क्वालिटी ये होती है कि वो, गर्म वायु की क्वालिटी होती है कि वो ऊपर उठती है, तो जब वो ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम बन जाएगा, तो वहाँ पे ठंडी वायु, अपेक्षाकृत ठंडी वायु वहाँ पर उसका स्थान ले लेगी, फिर धीरे धीरे वो भी गर्म होगी, वो भी वही प्रक्रिया अपनाएगी, ऊपर उठेगी, फिर उसकी जब दूसरी वायु आएगी, तो इससे धीरे 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 गर्म वायु ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद में उसका एक पॉइंट पे संघनन स्टार्ट हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं। तो यहाँ पर चालन और संवहन का ये इस डायग्राम की मदद से आपको बताया गया कि चालन कैसे टेम्परेचर में आप पढ़ रहे हैं चालन, और संवहन कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या है। अगर कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रहा है तो वो संवहन है, अगर वो क्षैतिज विस्थापन हो रहा है तो वो, ये देखिए, ये अगर आप क्षैतिज विस्थापन हो रहा है तो अभिवहन है। तो संवहन और अभिवहन में कोई फर्क नहीं होता है, संवहन ऊर्ध्वाधर फॉर्म है, अभिवहन क्षैतिज विस्थापन में होता है। बात करते हैं विकिरण की, तो विकिरण विद्युत चुंबकीय तंत्रों से विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उसके चलने से कणों में कंपन होता है, जबकि यांत्रिक तंत्रों में कणों के कंपन से यांत्रिक तंत्र चलती है। ये बात समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलती है तो उसके आसपास से पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यांत्रिक तंत्र में ऐसा नहीं होता, यांत्रिक तरंग तब बनती है जब कणों में कंपन हो रहा होता है,
वो एकदम रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, चालन हो गया, संवहन हो गया, वितरण हो गया और अभिवहन हो गया। इसके बाद एक जो है स्केल आपको बनाई गई है यहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी इसलिए है क्योंकि आपको इसमें कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आगे यूज़ होंगे। ठीक, ये स्केल बनाई रही है अभी बीपीएससी एक एग्ज़ाम करवा रही थी टीचर पोस्टिंग का बिहार में, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था कि 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें यूवी रेज है ऑप्शंस में। जो बीपीएससी का टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन हुआ है पहली डे में पहली शिफ्ट, फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट, तो फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि यूवी रेज और विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज यानी परावैंगनी किरणें, दृश्य तरंगें और अवरक्त तरंगें। फिर 2 ऑप्शन बीपीएससी में और होते हैं कि इनमें से सभी या इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, वहाँ पे 3 में से ये 2 ऑप्शन और होते हैं। उसमें ये जो ऑप्शन ये होता है कि इनमें से एक से अधिक, वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, वो केवल बीपीएससी ही देती है। तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि इसमें एनर्जी किसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये चीज़, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तरंगदैर्घ्य पे पूछ सकते हैं, फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति पे पूछ सकते हैं, प्रतिभेदन क्षमता पे पूछ सकते हैं और ऊर्जा पे पूछ सकते हैं। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी रेडियो वेव्स की, एनर्जी सबसे कम होगी, प्रतिवेदन क्षमता सबसे कम होगी। गामा रेज की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी लेकिन बाकी तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक, यहाँ पे ये बताने, ये हालांकि ज्योग्राफी का तो है नहीं सब टॉपिक, ये तो टॉपिक है साइंस का, लेकिन मैं यहाँ पे बता क्यों रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आप पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, SWR आगे कहीं भी बताऊँगा, SWR और LWR बोलूँगा मैं, और लिखा भी आपको यही मिलेगा। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब SWR, LWR मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और दृश्य तरंगें यानी दृश्य किरणें, विजिबल रेज, ये क्या होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं, SWR होती हैं। बाकी तीनों जो होती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। अच्छा, इनको SWR और LWR होते क्या हैं। SWR उन रेडिएशंस को कहते हैं जब द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होती है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको कहते हैं जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो। अगर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है तो वहाँ पे जो रेडिएशन बनेगी उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलेंगे। अगर द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य के नाभिक में क्या होता है, हीलियम, अगर वहाँ पर चूँकि हीलियम एक द्रव्य है, वहाँ से अगर उनके आपस में संलयन से, नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय वितरण से, सूर्य में तो नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन से क्या होता है, रेडिएशन क्रिएट होती है, तो वो क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसका बहुत यूज़ है, चाहे वो आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ रहे हो या हीट बजट पढ़ रहे हो, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। आगे है आपका सूर्यताप और पार्थिव वितरण। सूर्यताप और पार्थिव वितरण 2 टॉपिक हैं यहाँ पे आपके। इस डायग्राम को समझिए, सूर्यताप और पार्थिव वितरण। सूर्यताप की इंग्लिश होती है इन सोल्यूशन। इन सोल्यूशन में, इन सोल्यूशन का अगर आप ब्रेक करेंगे इन सोल्यूशन को तो क्या आएगा, इन प्लस SOLs और इन सोल्यूशन होता है। इन सोल्यूशन की इंग्लिश क्या होगी, स्पेलिंग INSOLUTION, यहाँ लिखी नहीं है मैंने इसलिए आपको बोल के बता रहा हूँ। इसमें अगर जो है ये होती है इन सोल्यूशन, इसमें इन का मतलब क्या है, इंटरमिन, इसका मतलब है सोलर और इसका मतलब है रेडिएशन, मतलब आने वाला सोलर रेडिएशन क्या कहलाता है, सूर्यताप कहलाता है ना। तो सूर्यताप और पार्थिव वितरण क्या होता है, दोनों चीज़ें समझनी है आपको। इसमें देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 100 यूनिट रेडिएशन आ रहा है कहाँ से, इस डायग्राम को समझिए, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं, थ्योरी में जो बोलूँगा वही थ्योरी है और वही आपको लिखना, मैं बता भी दूंगा। अपने पुराने भी वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है, पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ कि अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो लिखेंगे कैसे, वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए,
अगर 100 यूनिट सूर्यताप आ रहा है कहाँ से, सूर्य से, तो जैसे ही ये जो डिब्बा बना है पृथ्वी है, तो जैसे ही पृथ्वी के या पृथ्वी चारों तरफ का वातावरण है, तो अगर इसमें जो है पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही इंटर करेगा तो 35 यूनिट, या चूँकि ये 100 यूनिट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, SWR हो रहा, तो इसमें 35 यूनिट तुरंत परावर्तित हो जाएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा। बचा कितना, 65 यूनिट। 65 यूनिट इंटर करेगा कहाँ पर, पृथ्वी के वातावरण के अंदर। तो वातावरण में जो अणु होंगे, जो भी पदार्थ होगा उसके अणु होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, तो तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यानी उसके उस वातावरण के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसके अणुओं, उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। उसके बाद इस जो 65 यूनिट है, इस 65 यूनिट में ये 65 यूनिट पृथ्वी जो है अवशोषित कर लेगी। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो रहा, पृथ्वी अवशोषित करने के बाद में लॉन्ग वेव के रूप में इसका निष्कासन करेगी। जब दोबारा से ये रेडिएशन निष्कासित करेगी और वायुमंडल से वापस भेजेगी तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी 100 यूनिट जब सूर्यताप आया था तो उसमें 35 यूनिट तुरंत परावर्तित हो गया था, और 65 यूनिट LWR के रूप में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये SWR नहीं हो रहा, ये LWR हो रहा, लॉन्ग वेव रेडिएशन हो रहा, क्योंकि ये पृथ्वी पहले अवशोषित करेगी, उसके बाद एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होता, ना कि यहाँ पर द्रव्य से तो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो रहा। एक ऊर्जा जो SWR आई थी उसको अवशोषित किया और उसको एक पार्थिव वितरण के रूप में, यानी पृथ्वी ने अवशोषित किया, उसके बाद पार्थिव वितरण के रूप में अपने से दोबारा वातावरण में भेज दिया, तो वो क्या हो रहा, वो LWR हो रहा, तो उसको पार्थिव वितरण रहेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए आप EM पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आप पढ़ के आए हैं और यहाँ पर आप सूर्यताप और पार्थिव वितरण, तो इसको कनेक्ट करना है आपको। देखिए वितरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, वितरण भी पढ़ के आए हैं, चालन संवहन वितरण पढ़ा है आपको। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई, और उसके बाद क्या बताया आपको, सूर्यताप बताया, पार्थिव वितरण बताया। इन चारों को एक पॉइंट में लिखना है अगर आपसे सूर्यताप या पार्थिव वितरण पूछ रहा है तो, क्योंकि आपसे चालन संवहन वितरण तो पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पूछेगा नहीं। ठीक, तो इसमें क्या है, सूर्यताप और पार्थिव वितरण बताना है। तो इसमें देखिए वितरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। वितरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है, ये तो पता ही है आपको, जिसके लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति वितरण के रूप में होती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या है, निर्वात है। जब नाभिक का वितरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो लघु तरंग वितरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नाभिक का है का, सूर्य का, जब सूर्य के नाभिक का वितरण ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो लघु तरंग वितरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चूंकि सूर्य पर, अब समझिए, चूंकि सूर्य पर नाभिकीय संलयन के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का सौर ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसलिए पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति किसमें होगी, लघु तरंग सौर वितरण के रूप में होगी, यानी SWR के रूप में होगी। इतना समझ में आया, कॉमन चीज़ थी। पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर वितरण को सूर्यताप कहते हैं, यानी इंसोल्यूशन कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्तीकरण है। पृथ्वी के द्वारा जब दीर्घ तरंग वितरण के रूप में बाह्य अंतरिक्ष में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, अब समझिए इस बात को, कि पृथ्वी के द्वारा जब दीर्घ तरंग वितरण के रूप में बाह्य अंतरिक्ष में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। वहीं लघु तरंग सौर वितरण के अवशोषण से अणुओं की गतिज ऊर्जा में, लघु तरंग वितरण थी यहाँ पे, ये अवशोषण है, तो इस मतलब वातावरण के अंदर जो अवशोषण हो रहा, तो लघु तरंग वितरण, लघु तरंग सौर वितरण के अवशोषण से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के कारण सौर ऊर्जा का किसमें परिवर्तन हो रहा, संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा, क्योंकि हमने अभी पहले आपको पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक, अलर्ट संवेदनशील ऊष्मा में आपको क्या पढ़ाया है, ये देखिए, ठीक, अलर्ट जल की सतह तापमान बढ़ेगा, या नहीं, सॉरी, संवेदनशील ऊष्मा आपको पढ़ाई है,
जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये देखिए संवेदनशील ऊष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं की गतिज ऊर्जा, यानी अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो संवेदनशील ऊष्मा में भी वृद्धि होती, यानी टेम्परेचर तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती। और ये इफेक्ट किससे होता है? सौर ऊर्जा से होता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी वजह से बढ़े तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या है कि संवेदनशील ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है कि वहीं लड़ तरंग सर्विटर के अवशोषण से, लड़ तरंग वितरण यानी SWR के अवशोषण से क्या होगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ये अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो उससे क्या होगा? सौर ऊर्जा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होगा। तब पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग वितरण के रूप में होता है। तो ऊष्मा का निष्कासन कैसे हो रहा? दीर्घ तरंग वितरण के रूप में होगा, जिसे पार्थिव वितरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पार्थिव वितरण। तो जो निष्कासन होने वाली है उसे पार्थिव वितरण कहते हैं। जहाँ सौर ऊर्जा के अवशोषण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, वहीं पार्थिव वितरण के कारण ऊष्मा का निष्कासन होने से तापमान में कमी आती है। ये आपको लिखना है यहाँ पर पार्थिव वितरण में। ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण बना होता है। जब सूर्य तप आता है, सूर्य से आने वाली जब वितरण आता है तो 35 यहीं से वापस हो जाता है, 65 इसके अंदर आता है। जब इसके अंदर आएगा, पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी इसको अवशोषित करेगी, और उसके बाद पृथ्वी अवशोषित करेगी, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अवशोषित करेंगे, तो उनकी गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो उनकी गति ऊर्जा में वृद्धि होने से उनकी संवेदनशील ऊष्मा बढ़ जाएगी। उसके बाद जब पृथ्वी इनको अवशोषित करेगी, फिर अवशोषित करने के बाद में जब यहाँ पढ़ने के बाद में ये वापस जाएंगी, तो इसको क्या कहेंगे? पार्थिव वितरण कहेंगे। जब इसको वापस, तो ये जो वापस होती है वो LWR के रूप में होती है, जबकि आई थी जो आ रही थी वो SWR के रूप में आई थी। इतनी सी कहानी है इसको। जो वापस जा रही है वो पार्थिव वितरण है, LWR के रूप में है, जो आ रही है वो SWR के रूप में है। बस यही कहानी है इसकी। अब देखिए कि जो 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आया यानी SWR आया, उसका वितरण कैसे हो रहा? तो उसका वितरण कैसे हो रहा ये चीज़ समझ लीजिए। थ्योरी में बता दूंगा, समझना आपका काम है। तो देखिए 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर आई है तो उसमें 35 यूनिट तो हमने बता दिया परावर्तन हो जाएगी, और 65 यूनिट SWR क्या होगी? वायुमंडल में अंदर आएगी, यानी पृथ्वी की तरफ अंदर आएगी, वायुमंडल बाहर उठे। तो जो 35 यूनिट परावर्तन हो जाएगा उसमें 31 यूनिट तो किसमें चली जाएगी? 31 यूनिट चली जाएगी वायुमंडल में। 4 यूनिट जो हो रही है वो पृथ्वी की सतह पे आते उस पर हीट इफेक्ट अपना दिखाएगी। इस 31 यूनिट में जो परावर्तन हो रहा है इसमें 27 यूनिट जलवाष्प में चली जाएगी, और 4 यूनिट जो हो रही है वो धूल कण अवशोषित कर लेंगे। 27 यूनिट जलवाष्प की मात्रा बहुत होती है, आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर शायद होती है जलवाष्प की मात्रा। नाइट्रोजन, ऐसे जो सीक्वेंस है उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना, फिर हीलियम, फिर जलवाष्प। तो इसमें 31 यूनिट है, इसमें 27 यूनिट इसमें जाएगी जलवाष्प अवशोषित कर लेंगे, 4 यूनिट धूल कण अवशोषित कर लेंगे, और जो 4 यूनिट है वो पृथ्वी की सतह अवशोषित कर लेती है। जो 65 यूनिट SWR है उसमें 47 यूनिट पृथ्वी की सतह अवशोषित करेगी। 65 यूनिट SWR में 47 यूनिट पृथ्वी की सतह तरफ आ जाए, 18 यूनिट वहाँ का वायुमंडल अवशोषित कर लेगा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत धूल के कण और कई टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो सब अवशोषित कर लेंगे। 47 यूनिट जो पृथ्वी की सतह है में आएगी उसमें 5 यूनिट वह अंतरिक्ष में LWR के रूप में चली जाएगी, पार्थिव वितरण के रूप में। जो 42 यूनिट आएगी उसमें क्या होगा? 23 यूनिट वाष्पीकरण में जाएगी, 15 यूनिट LWR में जाएगी, 15 यूनिट LWR के रूप में वापस चली जाएगी, और 4 यूनिट वायुमंडल में जाएगी। अब जो 35 यूनिट यहाँ जानी थी परावर्तन में, उसमें 4 यूनिट पृथ्वी की सतह पर आ रही है, और यहाँ पे जो 65 यूनिट में 42 यूनिट में ये 4 यूनिट वायुमंडल में जा रही है। ठीक, इस तरीके से इसमें क्या होती है? बैलेंसिंग बनी रहती है। इसको लिखना कैसे है, ये मेन चीज़ है। देखिए भूमंडलीय वितरण संतुलन के संबंध में पृथ्वी की कल्पना एक खुले तंत्र के रूप में की जाती है। ओपन सिस्टम है पृथ्वी का, जो ये वितरण का संतुलन है ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है
कि जितनी आई उतनी ही रही, कोई भी ये नहीं, कहीं पे कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस होता है तो उससे जो इफ़ेक्ट पैदा होंगे वो पृथ्वी को भी प्रभावित करेंगे और यहाँ के वातावरण को और जीव जंतुओं को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर एक आदर्श परिकल्पना की जाए तो वहाँ पर क्या है, एक ओपन सिस्टम है, यानी जितनी हीट यानी विकिरण के रूप में आ रही है उतनी ही जाएगी। तो भूमंडलीय विकिरण संतुलन के संबंध में पृथ्वी की कल्पना एक ओपन सिस्टम यानी खुले तंत्र के रूप में की जाती है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा लड तरंग सौर विकिरण के रूप में अवशोषित ऊर्जा तथा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, और एक समान होने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान स्थायी या अपरिवर्तनशील है। ओके, पृथ्वी के द्वारा कुल प्राप्त सौर इकाई लड तरंग सौर विकिरण में से 35 इकाई का लड तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में परावर्तन हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि लड तरंग सौर विकिरण आई 35, उसमें से 35 यूनिट लड तरंग सौर विकिरण के रूप में परावर्तन हो जाता है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो पृथ्वी पे आई ही नहीं। लेकिन जो 65 यूनिट लड तरंग सौर विकिरण में से 18 यूनिट वायुमंडल के द्वारा और 47 यूनिट पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषण के बाद संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। तो ये जो आपका 18 और 47 है, इससे क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इस 65 से होता है। चूँकि पृथ्वी की सतह के द्वारा वायुमंडल की अपेक्षा सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है, तो पृथ्वी की सतह के द्वारा वायुमंडल की अपेक्षा सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। इसलिए ही सतह का तापमान वायुमंडल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। यही कारण, अब देखिए, सतह का तापमान अगर वायुमंडल की अपेक्षा अधिक हो जाएगा तो फिर वही प्रोसेस होगी कि सतह से तापमान, सतह से ऊष्मा किधर जाएगी, वायुमंडल की तरफ जाएगी। ये बात समझ रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा और जिसका कम हो रहा, तो ऊष्मा का प्रवाह किधर से जिधर होता है, उस जिधर ज़्यादा होता है उधर से, जिधर कम होता है उधर की तरफ। तो अगर सतह का तापमान वायुमंडल के तापमान से ज़्यादा हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सतह से ऊष्मा का परावर्तन कहाँ होने लगेगा, वायुमंडल में होने लगेगा। तो यही कारण है कि सतह से वायुमंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 5 इकाई 5 यूनिट दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल की परतों से होते हुए वायु अंतरिक्ष में चला जाता है। ये देखिए 5 यूनिट लेटा है। वहीं जो शेष 42 इकाई में से ऊष्मा में से 23 इकाई ऊष्मा का वाष्पीकरण के द्वारा, 15 इकाई का LWR के द्वारा और 4 इकाई का चालन के द्वारा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊष्मा का निष्कासन होता है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट में, ये समझ में आ रही बात। फिर सतह से वायुमंडल में ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, जबकि वायुमंडल के द्वारा कुल अवशोषित 60 इकाई, ये 60 इकाई कौन सी हैं, इसमें तो 100 थी, तो 60 इकाई कौन सी हैं जो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो रही। देखिए इसमें ढूंढिए, वायुमंडल के द्वारा 60 इकाई कौन सी अवशोषित हुई हैं। देखिए, एक तो ये 18 यूनिट वायुमंडल में रही है, ये 18 यूनिट वायुमंडल में रही है, ये 23 वाष्पीकरण द्वारा रही है, ये 15 LWR के द्वारा रही है और ये 4 वायुमंडल में रही है। तो ये जो है, और जो इधर के हैं वो तो परावर्तित होते पहले चली रही हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा हूँ, तो 65 में से 60 इकाई इस 65 की बात कर रहे थे, तो इस 65 में से 60 इकाई ऊष्मा का किसमें होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वायु अंतरिक्ष में निष्कासन होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। अब देखिए, अगर पृथ्वी का तापमान स्थिर है और उसमें कोई छेड़छाड़ होती है और पृथ्वी का तापमान स्थिर नहीं रहता है, तो धीरे धीरे जैसे इस समय क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, छोटे छोटे द्वीप जो हैं, निचले द्वीप हैं, वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा, वो किस वजह से हो रहा है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य, हम लोग मतलब मनुष्य क्या कर रहा है कि ऐसी चीज़ों, ऐसी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है अपने क्रियाकलापों से या अपने वैज्ञानिक यंत्रों से। जैसे AC चला रहा है, कार इतनी ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक, तो उसमें क्या हो रहा है कि तमाम सारी ग्रीन हाउस गैसेस वो लोग छोड़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनका एक सिस्टम है, ये समझिए कि वो जो SWR आएगा
उनको आने देनी, उनके लिए वो पारदर्शी हैं, उनको आने देनी। लेकिन जो LWR यहाँ से जाने लगेगा, जो 60 यूनिट अभी आपने देखा ना वायुमंडल में जा रहा था, उनके लिए अपारदर्शी है वो, उनको जाने नहीं दे रहा वापस। और जब जाने नहीं दे रहा तो LWR का जो है वो क्या करेगा, बार बार उसी में अवशोष छोड़ रहा है। इसको समझिए बहुत कायदे से। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर की सरफेस है वायुमंडल। यहाँ से SWR आया, यहाँ से जो 35 यूनिट परावर्तित होना था हो गया, यहाँ 65 यूनिट अंदर आया। इस 65 यूनिट अंदर आएगा तो ये पृथ्वी जो है हमारी ये, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पे ये अवशोषित करेगा। अवशोषित होने के बाद में जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस भेजेगा, तो यहाँ पर ये जो इसमें परत है जिसकी ग्रीन हाउस गैसेस की, ये इसको बाहर नहीं जाने दे रहा, बाहर नहीं जाने दे रहा, तो वापस इसको भेज दे रहा है यहाँ पे, वापस भेजेगा, फिर पृथ्वी गर्म होगी और वायुमंडल गर्म होता, वायुमंडल के में जो कण हैं वो गर्म होते, फिर ये वापस भेजेगा, फिर ऐसे, फिर ये चलता रहेगा प्रोसेस। ऐसे ही दूसरी रेस, तो ये बार बार वही टेम्परेचर, और बाद में फिर से बाहर से और टेम्परेचर तो आ ही रहा है, तो इससे पृथ्वी की जो हीट है वो बढ़ती है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। समझ में आई बात। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वायु का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी की सतह के तापमान से ज़्यादा हो रहा है। तो वायुमंडल के बाहर जाने वाली क्यों हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल के में बाहर जाने वाले LWR वायुमंडल के बाहर नहीं जाते हैं, जबकि पृथ्वी के आते हैं। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर रेडिएशन बोलते हैं, प्रतिलोम वितरण। याद रखिए टर्म कि काउंटर रेडिएशन यानी प्रतिलोम वितरण क्या होता है, वितरण क्या होता है। क्या होता है कि वायुमंडल के बाहर जाने वाला जो LWR है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, पृथ्वी से परावर्तित होते जब वो बाहर जाने वाली जो LWR है वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं। किसकी वजह से नहीं जा पाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से नहीं जा पाती हैं। तो वो पृथ्वी पर बार बार आकर टकराती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, काउंटर रेडिएशन बोलते हैं, यानी प्रतिलोम वितरण बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यही ऊष्मा विसंगत कारण है। और ऊष्मा विसंगत मतलब कि जो ऊष्मा होनी चाहिए उससे मैच नहीं कर रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मानव हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है। ठीक, तो ये जो है आपका ये टॉपिक हुआ हीट बजट का। इसके बाद देखिए कि टेम्परेचर जो कि बड़ा चैप्टर है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले में जो आप पढ़ेंगे वो टेम्परेचर ही पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो आएगा हमारा अगला वीडियो, उसमें टेम्परेचर को तापमान को निर्धारित करने वाले कारक पढ़ेंगे। वो मेन सिलेबस है। ये जो आपका इसमें था, इसमें तमाम चीज़ें इंट्रोडक्टरी भी थी और साथ में जो सिलेबस की हैं वो भी थी। क्योंकि चूँकि नया मौसम विज्ञान चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें आएंगी। आगे आपको पढ़ना क्या है, तापमान में तापमान को निर्धारित और नियंत्रित करने वाले कारक हैं, करीब 8-9 कारक हैं, और सभी के सब अपने आप में एक टॉपिक है ना। अगर आप टेम्परेचर आगे एक चैप्टर पढ़े रहे हैं, उसमें जैसे आपने टेम्परेचर में आपतन तोड़ है, उसको प्रभावित करने वाला कारक अक्षांशीय प्रदेश है, ढूंढन है, परिभ्रमण है, तो अपने आप में ढूंढन है, अपने आप में एक टॉपिक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तापमान को निर्धारित करने वाली, चूँकि बड़ा चैप्टर है तापमान टेम्परेचर, और उसमें कई सब टॉपिक्स भी हैं। फिर तापमान का वितरण पढ़ेंगे, तो क्षैतिज वितरण और क्षैतिज वितरण मतलब अक्षांशीय वितरण और देशांतरीय वितरण पढ़ेंगे। और तो दूसरा पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण यानी तापीय विलोमता पढ़ेंगे आप। तो आप जरा अक्षांश और देशांतर देख के आइएगा, बहुत पुराना टॉपिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आर्द्रता और वायदा वगैरह, वो तो आगे की बात है। पहले आप तापमान तो कवर कर लें। तो ये आपका टॉपिक है, यानी आपको तापमान, अभी तापमान पढ़ना है। एल्बिडो वगैरह पढ़ाएंगे इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगर आपने तापमान, आर्द्रता, वायदा वगैरह पढ़ लिया तो आपको वर्षा, जलवायु और जो आप वन वगैरह पढ़ते हैं जहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ये सब आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखिए और रेगुलर देखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी के वीडियो तमाम सारे मैंने डाले हैं, करीब 17-18 हो रहे हैं वीडियो। वो स्ट्रैटेजी के वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।